अब से कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर होंगे और यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, आज सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे। कोरोना महामारी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने देश से बाहर कदम रख रहे हैं, पहली बार किसी विदेशी दौरे पर जा रहे हैं और इसके कई मायने हैं। इसलिए आज हम भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को विस्तार देने वाले इस दौरे का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस दौरे के एक नहीं बल्कि कई मायने हैं। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश इस समय क्यों जा रहे हैं। बांग्लादेश इस साल अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। यह वर्ष बांग्लादेश के लिए बहुत खास है और 26 मार्च 1971 को यानी कल ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और इसके गठन में भारत की भूमिका बहुत अहम थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध भी लड़ा गया था जो सिर्फ 13 दिनों तक चला था। इसे दुनिया के इतिहास में सबसे कम समय तक चले युद्धों में से एक माना जाता है। जब बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा होगा, उस समय प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ खुद मौजूद रहेंगे और इससे आप इस दौरे की अहमियत को समझ सकते हैं। बांग्लादेश भारत के लिए एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक भरोसेमंद पड़ोसी भी है। और अगर आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो बांग्लादेश का जो अस्तित्व, जब बांग्लादेश अपने अस्तित्व में आया, वो भी भारत की वजह से ही आया था, क्योंकि उस समय अगर भारत ने बांग्लादेश की मदद ना की होती तो यह अलग राष्ट्र बनता ही नहीं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में दोनों देशों के बीच रिश्तों में कई तरह के उतार चढ़ाव आए हैं और अब दोनों के बीच में एक और देश आ रहा है। उस देश का नाम है चीन। इसलिए पहले आपको वो 3 बातें बताते हैं जिन पर प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रभाव जरूर डालेगा। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में बांग्लादेश जा रहे हैं जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और बड़ी बात यह है कि वो इस दौरान मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर के ओरकांडी मंदिर भी जाएंगे। मतुआ समुदाय का बांग्लादेश से बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा जुड़ाव है, क्योंकि यहां मतुआ समुदाय की कुल आबादी करीब 2 करोड़ है। ऐसे में यह दौरा इस समुदाय पर अपना बहुत बड़ा असर डाल सकता है और इस असर का बंगाल पर क्या फर्क पड़ेगा, यह भी आगे हम बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय में चीन का प्रभाव बांग्लादेश में काफी बढ़ गया है और वो बांग्लादेश की कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं में अपना पैसा निवेश कर रहा है। ऐसे में कूटनीति की इस पिच पर यह दौरा चीन को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से आउट करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीन बांग्लादेश पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, निवेश तो कर ही रहा है, बांग्लादेश को बहुत मोटी रकम लोन के रूप में भी दे रहा है और आप सब जानते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है। इसलिए बांग्लादेश कहीं भटक ना जाए, उस तरफ ना चला जाए, यह भारत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि 25 मार्च और 26 मार्च की तारीख बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना था और भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आज हम इतिहास के पन्ने पलटकर बांग्लादेश को मिली इस आज़ादी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि हर भारतीय को यह जरूर पता होना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये आप जानते हैं, और इन दोनों देशों की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। दोनों देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं और 2 देशों के बीच बहने वाली नदियों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 54 नदियां दोनों देशों के बीच बहती हैं। एक और खास रिश्ता यह है कि हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है और 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच $10 बिलियन यानी 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ है। दूसरे देशों की तरह बांग्लादेश भी कोविड से प्रभावित है और भारत ने दोस्ती के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए बांग्लादेश को 90 लाख वैक्सीन की डोज दी हैं। यानी भारत और बांग्लादेश सुरक्षा, संस्कृति, व्यापार, पानी
और वैक्सीन की डोर से भी बंधे हुए हैं। और यही वजह है कि जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी का जश्न मनाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका बहुत अहम हिस्सा बनेंगे। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश में कल आज़ादी के साथ मुजीब दिवस भी मनाया जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे और उन्हें बांग्लादेश का जातिर पिता यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। बांग्लादेश उनका जन शताब्दी वर्ष भी मना रहा है और शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश की आज़ादी का 25 और 26 मार्च की तारीख से क्या रिश्ता है, अब आप ये समझिए। 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, वहां एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन का मकसद था पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे राष्ट्रवादी बंगाली छात्रों, बुद्धिजीवियों, नेताओं और अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से मार डालना, यानी उनकी हत्या कर देना या उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर देना, क्योंकि ये लोग उस समय पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जैसा सिविल नाफरमानी आंदोलन चला रहे थे। उस समय शेख मुजीबुर रहमान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को बहुत मुश्किल में डाल दिया था। असल में शेख मुजीबुर रहमान वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अब आप यहां यह समझ लीजिए, 1940 मतलब भारत की आज़ादी से 7 साल पहले मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे ये, और जिसने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी थी। ये वही पार्टी है जिसने बंटवारा करवाया। हालांकि जब पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ तो मुजीबुर रहमान ने एक बड़ा कदम उठाया और वो मुस्लिम लीग से बाहर निकलकर, यानी मुस्लिम लीग छोड़कर आवामी लीग का हिस्सा बन गए। आवामी लीग वही आवामी लीग जिसने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। शुरुआत में शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग में बड़े पदों पर रहे और 1953 में उन्हें आवामी लीग का महासचिव बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू भाषा थोपने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया। यहां पर आपको यह समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए उसकी भाषा, उसकी अपनी भाषा कितनी जरूरी और महत्वपूर्ण होती है। जब यह पूरा इलाका पाकिस्तान के अंडर आ गया, पाकिस्तान को मिल गया, यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाने लगा, तो पाकिस्तान ने अपनी भाषा उर्दू यहां के लोगों पर थोपने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उर्दू में ही सारा काम होगा, उर्दू ही पढ़ाई जाएगी, उर्दू बोली जाएगी। लेकिन यहां के लोग बंगाली थे, वो अपनी भाषा को छोड़ना नहीं चाहते थे और ये एक बहुत बड़ी वजह बनी इस आंदोलन के पीछे। वो चाहते थे कि इस क्षेत्र में बांग्ला भाषा के विस्तार पर जोर दिया जाए, ये सारे जो छात्र थे, और यही आंदोलन बाद में बांग्लादेश की आज़ादी का सूत्रवाक्य भी बन गया और इसने पाकिस्तान की सरकार को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जिसके बाद 25 मार्च को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। उस समय इस ऑपरेशन के दौरान ढाका यूनिवर्सिटी में कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना ने सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों को गोलियों से भून डाला था। तब 25 मार्च की रात को शेख मुजीबुर रहमान को भी पाकिस्तान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रातों रात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मियांवाली जेल में डाल दिया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले शेख मुजीबुर रहमान रेडियो पर बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर चुके थे और अगले दिन 26 मार्च 1971 को सेना की कैद में रहते हुए उन्होंने एक संदेश भेजा जो बांग्लादेश में कुछ छात्रों तक पहुंच गया और बाद में रेडियो पर इसी संदेश को प्रसारित कर दिया गया। हालांकि जब यह सब कुछ हो रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में डर और दहशत का माहौल था, तब भारत में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लोग बहुत तेजी से बांग्लादेश से भाग रहे थे और उनके पास भागने के लिए, छुपने के लिए एक ही सुरक्षित जगह थी और वो जगह थी भारत। कहा जाता है कि उस जमाने में 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए थे, 1 करोड़। और पूर्वी पाकिस्तान में नागरिकों और सेना के बीच बहुत लंबा खूनी संघर्ष चला। ये वो जमाना था जब शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल में बंद थे और 17 अप्रैल 1971 को कलकत्ता पूर्वी पाकिस्तान की अस्थायी सरकार का गढ़ बन गया। यानी बांग्लादेश की पहली सरकार का गठन भी भारत के कलकत्ता में हुआ था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था, जिसे आजकल आप कोलकाता कहते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल का बहुत गहरा रिश्ता है
बांग्लादेश के साथ भाषा एक जैसी है, कलकत्ता का एक बहुत गहरा रिश्ता है और भारत का गहरा रिश्ता तो है ही। और ये जो रिश्ता है इसे कोई झुठला नहीं सकता, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हालांकि आने वाले महीनों में भारत के लिए भी स्थितियां मुश्किल हो गई। एक तरफ लाखों की संख्या में शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से यहां आ रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना बहुत क्रूरता की सारी हदें पार कर रही थी। और इन कारणों को देखते हुए ही भारत ने मुक्ति वाहिनी नाम के एक संगठन को ट्रेनिंग देनी शुरू की। मुक्ति वाहिनी जो संगठन था वो क्रांतिकारी संगठन था जो पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा था और यही संगठन बाद में पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का मेन जो सूत्र था वो बना, मुक्ति वाहिनी। इन कोशिशों के बीच 3 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने भारत के 11 एयर बेसिस पर हमला कर दिया और इन हमलों का मकसद ये था कि इससे पहले कि भारत कोई कदम उठाए हमारे देश की पूरी वायु सेना को पाकिस्तान नष्ट कर दे, ये उनका मकसद था। इसीलिए इतने सारे एयर बेसिस पर एक साथ हमला किया। हालांकि इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम हुआ और भारतीय सेना ने 2 मोर्चों पर पाकिस्तान को घेर लिया। यानी भारतीय सेना ने 2 मोर्चे खोले। पहला मोर्चा पूर्वी पाकिस्तान ही था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान था, जिससे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात की सीमा लगती है। यानी 2 तरफ से ये युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध जल, थल और वायु तीनों शक्तियों पर लड़ा गया और सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। इसे दुनिया में सबसे कम समय तक चलने वाले युद्धों में से एक माना जाता है, जैसे हमने आपको पहले बताया। और 16 दिसंबर को जब यह युद्ध समाप्त हुआ तब तक भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना चुका था। 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंदी बनाए गए सैनिकों की यह सबसे बड़ी संख्या थी। उस समय ढाका में स्थित पाकिस्तान के आर्मी जनरल A.A.K. नियाजी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। उस समय भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए थे और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी। हालांकि उस समय तक शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में ही नजरबंद थे और उन्हें 8 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब रिहा कर दिया था। और तब शेख मुजीबुर रहमान सीधे बांग्लादेश जाने के बजाय पहले इंग्लैंड गए और फिर वहां 2 दिन रुकने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के लिए उड़ान भरी। लेकिन यहां भी दिलचस्प बात यह है कि शेख मुजीबुर रहमान दिल्ली होते हुए बांग्लादेश गए थे, सीधे नहीं गए, पहले दिल्ली आए। और आज हमने उस समय की तस्वीरें आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं, दुर्लभ तस्वीरें हैं। 25 मार्च के ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद वो पहली बार बांग्लादेश लौट रहे थे और उनका देश तब तक आजाद हो चुका था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत दिल्ली में किया था। मुजीबुर रहमान का स्वागत इंदिरा गांधी कर रही हैं, ये तस्वीरों में आप देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत और बांग्लादेश के मजबूत रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया को बताती हैं। इसे आप शेख मुजीबुर रहमान के एक दुर्लभ भाषण से भी समझ सकते हैं, जो हमने आज आपके लिए ढूंढ कर निकाला है। आज आपको यह ऐतिहासिक भाषण जरूर सुनना चाहिए। চাই না, আমরা দেশের মানুষের অধিকার চাই। আর যদি একটা গুলি চলে আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে
এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। तो जो समझने वाली बात है वो ये कि ये मौका सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत इमोशनल मौका है। ये जो दिन है ये बड़ा इमोशनल दिन है और इस भावना को, इस इमोशन को कोई और नहीं समझ सकता। चाहे कोई भी देश कितना भी पैसा लेकर आ जाए बांग्लादेश के पास, इस भावना को कोई नहीं समझ सकता, इस फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता भारत के अलावा। इसे चीन नहीं समझ पाएगा, इसे कोई और देश नहीं समझ पाएगा। इस बात को सिर्फ भारत समझ सकता है, क्योंकि भारत बांग्लादेश की आज़ादी में बांग्लादेश का भागीदार रहा है। दोनों देशों ने और दोनों देशों के लोगों ने मिलकर उस जमाने को देखा है और उस रिश्ते को अब तक निभाया है। अब जो बाकी के रिश्ते बन रहे हैं बांग्लादेश के चीन के साथ, ये तो पैसे के रिश्ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है और प्रधानमंत्री 495 दिनों के बाद, पूरे 495 दिनों के बाद भारत से बाहर पहली बार जा रहे हैं। और सोचिए, अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना वायरस अभी भी चारों तरफ फैला हुआ है, भारत में फैला हुआ है, बांग्लादेश में फैला हुआ है। कहीं भी जाना इस समय, कोई भी जो बड़े बड़े विदेशी नेता हैं वो अब भी विदेशी दौरे नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया कि वो अब तक तो कहीं नहीं गए 495 दिनों तक, लेकिन इस बार बांग्लादेश जरूर जाएंगे। हालांकि इस दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में इस पर बहस शुरू हो गई है और इसे बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि भारत में तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स हर चीज पर चलती है, इसलिए हो भी सकता है कि इसके कुछ पॉलिटिकल मायने हों। इसे आप 3 पॉइंट्स में समझिए संक्षिप्त में। पहला पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर मतुआ महासंघ के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर के ओरकांडी मंदिर के दर्शन करेंगे, जिसका, इस मंदिर का पश्चिम बंगाल से बहुत गहरा जुड़ाव है। असल में पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का लगभग 30 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सीटें बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार और बर्धमान जिले में आती हैं। यहां एक और समझने वाली बात है कि इस समुदाय के बहुत सारे लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है। ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून, जो नया कानून आया था CAA, वो नया कानून इन करोड़ों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है और बीजेपी को इसकी उम्मीद भी है, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो वो कानून बनाया गया था। दूसरा पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री इस दौरान बांग्लादेश के सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यह हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। और यह मान्यता है कि जब शिवजी ने तांडव किया था, भगवान शिव ने, तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाकर उनकी पत्नी सती के शरीर को नष्ट कर दिया था और इस दौरान उनकी नाक यहीं पर आकर गिरी थी। और ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पश्चिमी बंगाल की कई सीटों को भी अपने साथ जोड़ता है और यहां से भी बहुत सारे लोग हर साल दर्शन करने के लिए बंगाल से वहां जाते हैं। तीसरा पॉइंट यह कि प्रधानमंत्री अपने दौरे पर रविंद्र कुठीबाड़ी भी जाएंगे। असल में ये द्वारकानाथ टैगोर का घर था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। और आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का रविंद्रनाथ टैगोर से कितना गहरा लगाव है, कितना गहरा रिश्ता है। वो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा था। इसलिए दोनों देशों का उनसे बहुत लगाव है और पश्चिम बंगाल के लोगों का तो बहुत ही लगाव है। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश पहुंचने से पहले हमने इन जगहों पर जाकर आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं, हमारी टीम इन जगहों पर पहले ही पहुंच गई हैं और वहां से आप आने वाले 1-2 दिनों में तो देखेंगे ही जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। लेकिन आप जो चीज़ बाकी लोग कल आपको दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, हम आपको आज ही दिखा देते हैं, क्योंकि जी न्यूज़ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में कुछ ऐसे पड़ाव आने वाले हैं
जिससे उनका ये दौरा बांग्लादेश की वजह से कम और बंगाल चुनाव से ज्यादा जोड़कर देखा जा रहा है। उन्हीं में से एक है मतुआ समाज के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी यहां से मतुआ समाज के लोगों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज के 2 करोड़ लोग रहते हैं और बंगाल की 30 सीटों पर इनका सीधा असर दिखता है। इसलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा पश्चिम बंगाल चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे बंगाल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लिस्ट में वर्ष 2019 से ही मतुआ समाज सबसे ऊपर रहा है। 2019 में बंगाल में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री ने मतुआ समाज के 100 साल पुराने मठ मां बोरो जाकर की थी। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में शिकारपुर के सुगंधा शक्तिपीठ भी जाएंगे। ये 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की नाक गिरी थी। सती की इस शक्ति को त्रयंबक या भैरव कहा जाता है। शिकारपुर में सुनंदा नदी के तट पर मां सुगंधा का मंदिर है। ये मंदिर उग्र तारा के नाम से चर्चित है। यहाँ से बंगाल के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। हर साल हजारों बंगाली यहाँ मां सुगंधा के दर्शन के लिए आते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दुनिया भर में एक मिसाल हैं। कोविड वैक्सीन हो या कनेक्टिविटी हो, हर डोमेन में कुछ ना कुछ हो रहा है। पर जब यहाँ भारत के प्रधानमंत्री होंगे ढाका में, वो ढाका में तो रहेंगे ही, बट ढाका से बाहर भी जाएंगे। वो जाएंगे एक शक्तिपीठ और मतुआ समुदाय के संस्थापक की जन्मस्थली में, और इससे वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में कहीं ना कहीं हलचल हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी এখন বিশ্ব নেতা। এই দক্ষিণ বাংলার 51 পীঠের অন্যতম পীঠস্থান যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে ওনার আগমন আমাদের কাছে কল্পকাহিনীর মতো। নরেন্দ্র মোদী সাহেবের আগমনে এটা অবশ্যই সেটা বেগবান হবে এবং এই তীর্থক্ষেত্রটা আরো প্রাণবন্ত হবে এবং তীর্থক্ষেত্রের মতোই অনেক মানুষের ঢল এখানে আসবে এবং এটা অনেক। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসবেন, আমরা অত্যন্ত খুশি ও গর্বিত, কারণ আমাদের মতো ছোট্ট একটা দেশে ওনার পা পড়তেছে, এটা আমরা অনেক সৌভাগ্য। प्रधानमंत्री मोदी आस्था के इन 2 पड़ावों के बाद बंगाली संस्कृति में रचने और बसने वाले सबसे बड़े प्रतीक रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारकानाथ टैगोर के घर भी जाएंगे। इस घर में 1891 से 1901 तक रविंद्रनाथ टैगोर रहा करते थे। यहीं से उन्होंने गीतांजलि के कई गीत और कविताएं लिखी। बंगाली आस्था और अस्मिता को छूने के बाद प्रधानमंत्री बाघा जतिन के नाम से मशहूर बंगाली क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के घर भी जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2015 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, लेकिन तब उनका दौरा सिर्फ ढाका तक ही सिमट गया था। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका से बाहर का प्लान भी तैयार किया है, जिसके पीछे बंगाल चुनाव का कनेक्शन बताया जा रहा है। सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को ही ये श्रेय जाता है कि उस जमाने में उन्होंने पाकिस्तान को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसलिए उस जमाने में मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, और इसलिए ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते थे ये भी बड़े स्पेशल रहे, बहुत खास रहे। ये ज़माना था 1971 का, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व की उस ज़माने में लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। हमारे अपने देश में भी बहुत तारीफ़ तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व की और उनके फैसले लेने की शक्ति जो उनकी थी उसकी बड़ी तारीफ़ होती थी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसकी वजह से एक नए देश का जन्म हुआ, और वहीं से दोनों देशों की दोस्ती की नींव पड़ी। यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि बांग्लादेश भी 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था, और अब भारत के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। लेकिन पहले ये तीनों एक ही खंड में आते थे। अब जमाना बदल चुका है। अब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी,
और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। और इन दोनों के रिश्ते भी उतने ही स्पेशल और खास हैं जैसे इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के रिश्ते उस जमाने में हुआ करते थे। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना की दोस्ती के बारे में बताते हैं। और ये दोस्ती खास क्यों है, इसलिए समझिए। वर्ष 1917 में, माफ कीजिएगा, वर्ष 2017 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी और तब प्रधानमंत्री अपने सारे प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए खुद दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। यह बहुत कम होता है जब प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़कर किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करने के लिए खुद हवाई अड्डे पर जाते हैं, और यहां प्रधानमंत्री मोदी ने यही किया था। तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उन्हें एक दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में ठहरने का निमंत्रण दिया था, जिसे शेख हसीना ने तब स्वीकार कर लिया था। यह भी अपने आप में बहुत ही एक स्पेशल जेस्चर है। उनको एक अलग तरीके से सम्मान दिया गया। शेख हसीना उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक डिनर सेट लेकर आई थी, एक लेदर का बैग लेकर आई थी और 2 किलो संदेश मिठाई भी लाई थी। संदेश एक बंगाली मिठाई होती है, वो भी लेकर आई थी। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के लिए राजशाही सिल्क की साड़ी भी लाई थी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उन्होंने 20 किलोग्राम हिल्सा मछली भी तोहफे में दी थी, क्योंकि उन्हें हिल्सा मछली बड़ी पसंद थी। ये जो गिफ्ट हैं, उपहार हैं, ये बताते हैं कि शेख हसीना के लिए भारत कितना मायने रखता है। और ये इस तरह के गिफ्ट हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये वो तोहफे हैं जिन्हें वही व्यक्ति ला सकता है जो वाकई में आपके साथ लगाव रखता हो, जो वाकई में आपको प्यार करता हो। आज हम आपको प्रधानमंत्री का वर्ष 2019 का एक भाषण सुना रहे हैं, जिसमें उन्होंने शेख हसीना के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में बताया था। मिठाई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली। तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती है। अच्छा, वहाँ से? हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का जो अभी आपने इंटरव्यू देखा, ये चुनाव से पहले 2019 के जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ये उन्होंने फिल्म स्टार अक्षय कुमार को ये इंटरव्यू दिया था और तब ये इंटरव्यू बहुत चर्चा में आया था। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि इस इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना के बारे में बता रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। और आप खुद भी जानते हैं, आप सब जब एक दूसरे के दोस्तों से, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जब वो मिलने आते हैं तो आपके लिए मिठाई लेकर आते हैं। तो बस वही रिश्ता समझ लीजिए। एक दिलचस्प जानकारी ये भी है कि शेख हसीना 6 साल तक दिल्ली में भी रह चुकी हैं और ये बात वर्ष 1975 से 1981 के बीच की है। उस समय वो दिल्ली में रहा करती थी और दिल्ली में एक बड़ी मशहूर जगह है जिसका नाम है लाजपत नगर। दिल्ली के जो लोग हैं वो तो इस जगह से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। तो शेख हसीना यहीं लाजपत नगर में रहा करती थी। हमारे पास उनका एड्रेस भी है और हम कोशिश करेंगे कि उनके उसी घर में जाकर आपको तस्वीरें भी दिखाएं। उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको वो घर भी हम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ आज आप ये जान लीजिए कि वो लाजपत नगर में रही हैं दिल्ली में। उसके बाद वो दिल्ली के पंडारा पार्क में शिफ्ट हो गई। पंडारा पार्क एक और जगह है दिल्ली की। शेख हसीना 28 वर्ष की उम्र में भारत आ गई थी जब 1975 में तख्ता पलट हुआ था उनके देश में। तख्ता पलट के दौरान उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की सेना ने हत्या कर दी थी। मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी बांग्लादेश की सेना ने। उनके परिवार के बाकी लोग भी बड़ी मुश्किल में आ गए थे और तब शेख हसीना भागकर अपनी जान बचाकर भारत में आ गई थी और भारत ने उन्हें सुरक्षित रखा इतने वर्षों तक, उनका पूरा ध्यान रखा और फिर वो वापस गई और आज वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। हालांकि पड़ोसी और सच्चे मित्र होने के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के बीच आज कई मुद्दों पर विवाद भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे बड़ा विवाद तीस्ता नदी के पानी को लेकर है। अभी तक भारत और बांग्लादेश तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं और इस पर दोनों देशों में अक्सर मतभेद रहते हैं। दूसरी चुनौती है बांग्लादेश से भारत आने वाले शरणार्थी
जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपना बांग्लादेश यात्रा के दौरान चर्चा भी की थी। और तीसरी चुनौती है बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश की कई परियोजनाओं में बहुत पैसा निवेश किया है और इसका असर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसका अब बांग्लादेश भी हिस्सा बन चुका है। आपको यह पता होना चाहिए कि इस परियोजना का हिस्सा बनने से भारत ने इनकार कर दिया। चीन ने बहुत कोशिश की कि आप इस परियोजना का हिस्सा बनिए, लेकिन भारत नहीं माना। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया और बांग्लादेश भी इसका हिस्सा बन गया, इसलिए भारत को यह बात अच्छी नहीं लगी। इसके तहत चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा निवेश वहां पर कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का भी वादा पिछले ही साल किया है। अब बड़ी बात यह है कि चीन के पास तो बहुत पैसा है, उसकी जेब में इतना पैसा है कि वो किसी भी छोटे देश को, गरीब देश को पैसा देकर ललचा सकता है और यही काम वो कर भी रहा है। आपने देखा होगा चीन ने पाकिस्तान को इतना पैसा दिया, चीन श्रीलंका को पैसा दे रहा है, चीन बांग्लादेश को पैसा दे रहा है। यानी भारत के जितने पड़ोसी हैं, चीन नेपाल को पैसा दे रहा है। जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, चीन समझ चुका है कि अगर इन गरीब पड़ोसी देशों को थोड़ा पैसा दे दिया जाए, इन्हें पैसा चाहिए और अपने देश में निवेश चाहिए और चीन के पास पैसा ही पैसा है, इसलिए चीन ने इन सारे देशों में अपना निवेश करना शुरू कर दिया है और एक तरीके से भारत को घेरना शुरू कर दिया है। अब भारत के सामने बड़ी चुनौती है कि भारत के पास उतना पैसा नहीं कि वो चीन के पैसे का मुकाबला कर सके। भारत इतना लोन नहीं दे पाएगा बांग्लादेश को, लेकिन भारत आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर देता है, भारत रिश्तों पर जोर देता है, दोस्ती पर जोर देता है। अब आपको यह बताते हैं कि 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश से आज कितना पीछे रह गया है। ये दोनों भारत के ही खंड हैं आजादी से पहले के। पाकिस्तान तो 47 में ही आजाद हो गया था, बन गया था, और बांग्लादेश बना 71 में। लेकिन उसके बावजूद अगर आज आप इन दोनों की तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान आज बांग्लादेश से भी कितना पीछे है। पाकिस्तान की आबादी लगभग 21 करोड़ है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। 2019 में पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसको कहते हैं जीडीपी का विकास दर, 5.8% था, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था। आप सोचिए, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान में हर व्यक्ति पर कर्जा लगभग 70,000 रुपए है, बांग्लादेश में आंकड़ा सिर्फ 31,000 रुपए है। यानी यहां भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब सिर्फ 57,600 करोड़ रुपए बचा है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार है 2,30,400 करोड़, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। पाकिस्तान में औसतन लोग 66.5 साल तक जीते हैं, बांग्लादेश में लोगों की औसत उम्र 72 साल है। यानी स्वास्थ्य के पैरामीटर्स में भी बांग्लादेश आगे है। पाकिस्तान में सालाना प्रति व्यक्ति आय 1,22,000 रुपए है, बांग्लादेश में 1,37,000 रुपए है। तो आपने यहां यह सब देखा कि हालांकि पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश से पहले एक वजूद में आ गया, 47 में ही वजूद में आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश के लोगों के लिए कभी काम नहीं किया। और बांग्लादेश 1971 में बना है, नया देश है, छोटा देश है, उसके बावजूद भी उसने ये सारे पैरामीटर्स पर पाकिस्तान जैसे देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अब तो बांग्लादेश में आर्थिक तरक्की इस कदर बढ़ रही है कि कई जगहों पर तो लोग कहते हैं कि वो भारत के बराबर या भारत से भी आगे निकल रहा है। इसलिए बांग्लादेश जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है। और ख़ास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं, जो हमारे देश के छात्र हैं, उन्हें इस बहाने बांग्लादेश की पूरी कहानी पढ़नी चाहिए, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया। और अगर आज आप उसकी पूरी कहानी के पीछे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बांग्लादेश के लोगों को अपनी सभ्यता से, अपनी कल्चर से और अपनी भाषा से कितना प्यार था। वहाँ पर जो पहला बीज पड़ा विद्रोह का, वो पड़ा था भाषा की वजह से। उन्हें उर्दू नहीं चाहिए थी। और अब आप यहाँ सोच लीजिए कि उनके जो लोग हैं वो कितने देशभक्त रहे होंगे, उन्होंने कैसे उर्दू का विरोध किया और कहा कि नहीं, हम तो बांग्ला ही बोलेंगे। और यहीं से विद्रोह शुरू हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। अगले 1-2 दिन में हम आपको बांग्लादेश के बारे में, शेख हसीना के बारे में, उनके परिवार के बारे में और भी बहुत सारी अनसुनी कहानियां सुनाएंगे, जिसमें आपको भी ना सिर्फ बांग्लादेश के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के बारे में तो बहुत कुछ जान गए हैं,
हमारा मीडिया भी लगातार पाकिस्तान के बारे में अच्छी बुरी खबरें दिखाता है, लेकिन हमने बांग्लादेश के बारे में कभी ज़्यादा आपको बताया नहीं। इसलिए बांग्लादेश के बारे में जानिए, उनकी सक्सेस स्टोरी को भी देखिए और ये भी देखिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितने करीबी और ख़ास रिश्ते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin.